नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक द ब्लड, जिसे रक्त भी कहा जाता है। ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ब्लड, ये 12th बोर्ड, बीएससी, एमएससी, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी अगर कभी ब्लड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो हम पढ़ रहे हैं उससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं जाएगा। करीब मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्लड को पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट करने के लिए। चाहता तो मैं वीडियो बहुत छोटा भी बना सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो को 1 या 2 पार्ट के अंदर बनाऊंगा ताकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी ब्लड के बारे में दे सकूं। देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं द ब्लड, मानव रक्त के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि मानव रक्त का संगठन कैसा होता है। मानव रक्त के कंपोजिशन से मतलब यह है कि मानव के रक्त के अंदर या ह्यूमन ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। सबसे पहली बात तो अपन देख लेते हैं ब्लड किसे कहते हैं, रक्त किसे कहते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, यानी कि तरल संयोजी उत्तक है। यह एक तरल संयोजी उत्तक क्यों है? क्योंकि यह हमारी बॉडी के जो अदर टिश्यू है या जो ऑर्गेनिज्म है उनको कनेक्ट करने का ये कार्य करता है। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं ब्लड के अंदर। आपके जब कभी चोट लग जाती है तो आप देखते हैं आपके शरीर से एक लिक्विड मटेरियल बाहर निकलने लग जाता है रेड कलर का। क्या है वो? ब्लड है वो। लेकिन आपको ऐसा दिखता होगा कि ये तो केवल एक लिक्विड है, लेकिन बच्चों उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और सेकंड पार्ट होता है ब्लड कार्पकल्स, जिसे रुधिर कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना ब्लड पाया जाता है? 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। और अगर कोई पतला इंसान है तो उसमें 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर भी हो सकता है। लेकिन जो एक अडल्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य है पूरी तरह से, उसमें अराउंड 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब अपन देख लेते हैं ब्लड के 2 पार्ट के बारे में। कौन कौन से हैं इसका? पहला पार्ट है प्लाज्मा और सेकंड पार्ट कौन सा है? ब्लड कार्पकल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब तक अपन ने क्या सीखी कि ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। यह ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। रक्त का तरल पार्ट कौन सा है? प्लाज्मा है। आपने देखा होगा चोट लगते ही रक्त फ्लो करने लग जाता है, बहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। तो ब्लड का फ्लूइड पार्ट या तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। यह लाइट येलो कलर का एल्केलाइन फ्लूइड है। यह हल्का पीले रंग का, यह हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है ये? हल्का पीले रंग का एल्केलाइन फ्लूइड, मतलब क्षारीय द्रव है। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और देखिए आप ध्यानपूर्वक, ब्लड वॉल्यूम का 55% पार्ट प्लाज्मा होता है। जो हमारा ब्लड है उसका ये समझ लो, जो हमारा ब्लड का जो टोटल जो वॉल्यूम है ना, जो टोटल आयतन है, उसमें से आप ये समझ लो 55 तो क्या है? 55% तो क्या है? 55% तो है केवल प्लाज्मा। यानी कि 100 रुपए में से 55 रुपए तो केवल क्या है? प्लाज्मा है। और बाकी के 45 रुपए क्या है? ब्लड कार्पकल्स है। क्या है? ब्लड कार्पकल्स है। अब देखिए प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट क्यों होता है? क्योंकि सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या मिला हुआ है? वाटर मिला हुआ है। जैसे आप देखिए शादी के अंदर मस्त रायता बनाते हैं खाने के लिए, ठीक है, बढ़िया टेस्टी, लेकिन जैसे ही भीड़ आने लगती है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो फिर रायते में पानी मिल जाता है इनमें, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड है वो। क्या है वो? फ्लूइड है। अब रायता फ्लूइड क्यों है भैया?
क्योंकि उसके अंदर पानी ज़्यादा है। उसी प्रकार से जो प्लाज्मा है ब्लड का वो भी फ्लूइड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 90% क्या होता है, वाटर होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है एंड 10% डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉल्युबल और कोलोइडल स्टेट में पाए जाते हैं। जो हमारा प्लाज्मा है ब्लड में पाया जाने वाला, उसमें 90% तो क्या होता है, पानी होता है। 90% तो क्या होता है, पानी होता है। और बाकी के 10% क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कि किस रूप में पाए जा सकते हैं, या तो घुलित अवस्था के अंदर हो सकते हैं या कोलोइडल स्टेट में अर्थात तैरती हुई अवस्था में हो सकते हैं। कोलोइडल स्टेट मतलब आप समझ रहे हो, जैसे गोंद नहीं होता, गोंद कैसे बनाया जाता है, गोंद ले लिया, पानी में मिला लिया उसे, तो आप देखेंगे गाढ़ा गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ बन गया, कोलोइडल स्टेट है वो। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्लाज्मा में, वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि 7% to 8% तक होता है। साथ ही साथ इसमें जो हमारा प्लाज्मा है उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट एंड हाइड्रेट पाए जाते हैं, और ये होते हैं 0.9%। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर 90% वाटर है, 10% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, 8%। अभी जो ये 10% है ना बच्चों, जो ये 10% है, इस 10% में आप ये देख लो सीधा सीधा 7 से 8% तो केवल क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और बाकी का 0.9% क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट है और हाइड्रेट है। इनऑर्गेनिक साल्ट मतलब अकार्बनिक लवण है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रेट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन हमारे ब्लड में पाया जाने वाला होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम होता है। अगर हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है तुरंत के तुरंत। आ रही है बात आपको समझ में? तो सबसे जो मेन जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन हमारे ब्लड में है सोडियम। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं प्लाज्मा के जो मेन कंपोनेंट्स है ना, उनके क्या क्या फंक्शंस है, उनके क्या क्या कार्य है। अब अपन देख लेते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा एंड देयर फंक्शंस। प्लाज्मा के प्रमुख अवयव और उनके कार्य। अब इधर आप देखिए, सबसे पहली बात तो प्लाज्मा में पाया जाता है वाटर। फर्स्ट नंबर पर कौन सा कंपोनेंट पाया जा रहा है, वाटर पाया जा रहा है, जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 90% तक होता है। 90% केवल क्या पाया जाता है, वाटर ही पाया जाता है। और इसका क्या काम है, इसका मेन फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम ट्रांसपोर्टेशन। वाटर का मेन काम है ब्लड प्रेशर को क्या करना, रुधिर दाब को नियंत्रित करना। क्या करना, रुधिर दाब को और रक्त के आयतन को क्या करना, नियमित करना। क्या करना, आप मुझे एक बात बताइए, सुनो, अगर आप पानी कम पियोगे, आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होने लग जाएगी, तो आपके प्लाज्मा में भी किसकी कमी होने लग जाएगी, पानी की कमी होने लग जाएगी। और आपका प्लाज्मा में जब पानी की कमी होने लग जाएगी तो आपके ब्लड में भी पानी की कमी होने लग जाएगी। तो क्या होगा, यहां पर अपन कह सकते हैं ब्लड प्रेशर घट जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा। जब पानी पियोगे वापस पानी आएगा ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, तो वापस ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी प्लाज्मा में पानी की कमी हो जाएगी, तो बच्चों आपके ब्लड का वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा, आयतन भी तो कम हो जाएगा। और अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, तरल पदार्थ ज़्यादा पी रहे हो, गन्ने का जूस वगैरह पी रहे हो, तो आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो प्लाज्मा के अंदर जो 90% वाटर पाया जा रहा है, उसका मुख्य काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या है, एंड ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहली बात तो रुधिर दाब और ब्लड के आयतन का नियमन करना और साथ ही साथ पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करना। हमारा रक्त तरल क्यों है? हमारा रक्त तरल है प्लाज्मा के कारण। अब हमारा रक्त जब फ्लूइड के रूप में है, तरल के रूप में, तो इससे हमें क्या फायदा है? इससे हमें यह फायदा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से जाती है फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों के चारों तरफ कौन फ्लो करता रहता है, कौन प्रवाहित होता रहता है? ब्लड प्रवाहित होता रहता है, और ये ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है, और यह ब्लड ऑक्सीजन को अपने साथ में कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है? हमारे फुट में कर देता है, हमारे हेड में कर देता है, हमारे चेस्ट में कर देता है, हमारी स्किन में कर देता है, हमारे हार्ट में कर देता है। कुल मिला के पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? ब्लड ही तो कर रहा है ऑक्सीजन का। साथ ही साथ जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप फूड मटेरियल ले रहे हैं, जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसका डाइजेशन होने के बाद वो आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर किस में मिलता है? ब्लड में मिलता है। और ब्लड उस डाइजेस्टिव फूड को कहाँ कहाँ पहुंचा देता है? पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा देता है। अब ब्लड आसानी से ऑक्सीजन का, डाइजेस्टिव फूड का ट्रांसपोर्टेशन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ब्लड क्या है? ब्लड है फ्लूइड के रूप में। किसके रूप में है? तरल के रूप में है। और ये तरल क्यों है? क्योंकि इसमें प्लाज्मा मिला हुआ है। और प्लाज्मा तरल क्यों होता है? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर 90% क्या है? वाटर है। साथ ही साथ बच्चों इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और यह कितनी होती है? ये देखो, पहले एक बात सुन लो, एक बात सुन लीजिए आप ध्यानपूर्वक। टोटल मिलाकर 100% हो जाएगा। ये 90% वाटर है और ब्लड, और जो प्लाज्मा है, और जो 90% वाटर है और जो प्लाज्मा है उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल में 4.5% एल्ब्यूमिन होता है। और इसका क्या काम है? क्रिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। यह भी क्या करता है? परासरण दाब उत्पन्न करता है। साथ ही साथ ये अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जा रही है प्लाज्मा के अंदर, और ये 2.5% होती है। और इसका क्या काम है? इसका काम है अल्फा बीटा ट्रांसपोर्टेशन, या अल्फा बीटा ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि अल्फा बीटा परिवहन करना। साथ ही साथ गामा एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भी करना। कुल मिलाकर ये जो है ना, ये हमें बैक्टीरिया, वायरस आदि से प्रोटेक्ट कर रही है। ग्लोब्यूलिन, जो ये अल्फा बीटा ग्लोब्यूलिन पाई जा रही है ना प्लाज्मा में, ये कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? ये एंटीबॉडी बना रही है हमारी बॉडी के अंदर। ये जो अल्फा बीटा, जो गामा ग्लोब्यूलिन है, ये अल्फा बीटा का ट्रांसपोर्ट करती है, साथ ही साथ गामा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करके हमारी प्रोटेक्शन करती है। साथ ही साथ हमारे प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन पाया जाता है 0.3%, 0.3%, जो कि ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, रुधिर स्कंदन में सहायता करता है। जैसे ही आपके चोट लगती है तो कुछ समय पश्चात आपका ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, रुधिर बहना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोट बन जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है, रुधिर का स्कंदन हो जाता है। किसके कारण? फाइब्रिनोजन के कारण। इसी साथ ही साथ प्लाज्मा के अंदर लेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है, और ये भी किसकी हेल्प करता है? फाइब्रिनोजन के साथ में मिलकर ब्लड कोएगुलेशन ही करता है। साथ ही साथ प्लाज्मा के अंदर 0.1% ग्लूकोज पाया जा रहा है, और ये न्यूट्रिटिव मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? ये न्यूट्रिटिव मटेरियल है, पोषक पदार्थ है। और साथ ही साथ ये सेलुलर फ्यूल है। क्या है ये? सेलुलर फ्यूल है, कोशिकीय ईंधन है। जिस प्रकार से मोटरसाइकिल की टंकी में पेट्रोल डालोगे तो मोटरसाइकिल आगे बढ़ेगी, उसी प्रकार से सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगी तो ही सेल सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं कर पाएगी, सभी मेटाबॉलिक एक्शन वो कर पाएगी। आई बात आपको समझ में? साथ ही साथ प्लाज्मा के अंदर अमीनो एसिड होते हैं 0.4%, जो कि न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होता है। साथ ही साथ प्लाज्मा के अंदर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल भी पाया जाता है। ये होता है 0.5%। कितना होता है? 0.5% ये होता है। कितना होता है ये? 0.5% ये होता है। और ये भी एक टाइप का क्या है? न्यूट्रिटिव मटेरियल है, पोषक पदार्थ है। साथ ही साथ प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं हार्मोन एंड एंजाइम, बहुत लेस अमाउंट में, कम मात्रा में। और ये क्या करते हैं?
यह रेगुलेटिंग मटेरियल एंड बायो कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये नियामक पदार्थ हैं। ये हार्मोन क्या है? नियामक पदार्थ है। और एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। हार्मोन क्या करते हैं बच्चों? हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आपने सुना होगा कि हार्मोन का हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमारी बॉडी में किसी स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। अगर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन ना हो, कमी हो जाए, तो वो फीमेल लाइक हो जाएगा और वो उसकी मतलब वो ठीक प्रकार से अपन बोल सकते हैं उसमें मेल कैरेक्टर उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। इसी टाइप से फीमेल में अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन ना हो या लेस अमाउंट में बन रहा है बहुत ही, तो उनके अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आ रही है बात आपको समझ में? तो हार्मोन पाए जाते हैं। चलो बताओ, फियर वाली कंडीशन के अंदर, डर वाली परिस्थितियों के अंदर कौन सा हार्मोन हमें बचाने का कार्य करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। तो हार्मोन्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ तक कि जो हमारी ग्रोथ है, यहाँ तक कि जो हमारी जो हैप्पीनेस होती है वो भी हार्मोन के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, साथ ही साथ एंजाइम पाए जा रहे हैं यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर, जो कि क्या कर रहे हैं? बायो कैटालिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। जैविक क्रियाओं के वेग को ये बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? उसके वेग को बढ़ा देते हैं। प्लाज्मा के अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है 0.04% तक, और यह वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, और वो पाए जाते हैं मुख्यतया लवणों के रूप में। किसके रूप में पाए जाते हैं? लवणों के रूप में, आयनों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि सोडियम आयन पाया जा रहा है Na+, पोटेशियम आयन पाया जा रहा है K+, कैल्शियम आयन पाया जा रहा है Ca2+, मैग्नीशियम आयन पाया जा रहा है Mg2+, क्लोराइड आयन पाया जा रहा है Cl-, कार्बोनेट आयन पाया जा रहा है SCO3, HPO4 आयन पाया जा रहा है, SO4 आयन यहाँ पर पाया जा रहा है। सारे के सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ है, और यह भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ये भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर 0.9% होते हैं। कितने होते हैं? 0.9% होते हैं। और इसका क्या काम है? इनऑर्गेनिक मटेरियल का रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड पीएच। क्या है इसका काम? है विलय विभव, रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल एंड पीएच। पीएच का नियमन कर रहे हैं, और जो बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल पाया जा रहा है, बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल पाया जा रहा है, जो पीएच पाया जा रहा है, उसको नियमन, उसका रेगुलेशन कौन कर रहा है? ये इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये आयन कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये पोटेंशियल वाली बात समझ में नहीं आई। अरे भाई, अगर हमारे पैर में कांटा चुभे तो ये कांटे का चुभने का जो दर्द है, ये हमारी नर्व सेल के द्वारा एक हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में हमारे तुरंत नर्व सेल से हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो ये नर्व सेल में नर्व इम्पल्स किसके कारण बन पा रहा है? पोटेंशियल के कारण ही तो बन पा रहा है। और ये पोटेंशियल किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इन आयनों के कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं ना आयन, आपको इतना तो पता ही होगा। साथ ही साथ पीएच का भी क्या कर रहे हैं? ये रेगुलेशन कर रहे हैं। तो आई होप आपको जो अपन ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है वो तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड कार्पिकल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड कार्पिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रुधिर कणिकाएं क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या इसका फंक्शन है। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सभी को टेक केयर।